हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूपीएससी सीपीएफई असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हमारा सेट नंबर 6 और इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ एमसीक्यू। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। पढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, हमारी जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे शेयर की जाती हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे मेरे साथ 1,38,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। वन इज़ द 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो करते ही करते हैं, प्लस यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स को फोकस करके अलग से भी मैंने फोल्डर तैयार किए हैं, जिसमें आपका यूपीएससी, ईपीएफओ और स्टेट पीसीएस के लिए, आपके जितने भी डिफेंस एग्जाम हैं, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ के लिए और हमारे एसएससी रेलवे के लिए अलग से फोल्डर इसमें तैयार किया है। और इसमें आप परचेज़ कर सकते हैं 30 तारीख तक, और ये कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिलेगा। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा एक थियोरी कोर्स है। इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स को समझा है कि टॉपिक क्या हैं, थियोरी क्या होती है। तो ये कोर्सेज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। कहाँ से परचेज़ करेंगे? स्टडी IQ ऐप से, या फिर आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है हमारा यहाँ पे होम पेज के बाद यहाँ पे दिखता है बेस्ट सेलिंग कोर्सेज़। यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नज़र आएगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नज़र आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्सेज़ अच्छे लगते हैं आप परचेज़ करें और प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। क्वेश्चन है, इनमें से करेक्ट ऑर्डर लगाना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट लगानी है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है इन एक्ट का। देखिए, चार्टर एक्ट की बात करी गई है पहला। फर्स्ट इज है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब क्या है? इसमें जो एम्फेसिस है आपका गवर्नर जनरल के ऊपर किया गया था। एम्फेसिस जो गवर्नर जनरल के ऊपर किया गया था, रेदर देन ऑन द प्रेसिडेंसीज। मतलब गवर्नर जनरल भी किस चीज़ के ऊपर? गवर्नर जनरल जो है आपका बंगाल का है, उसकी सारी पावर्स हैं किसके ऊपर? डेट इज़ बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर पावर्स हैं। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करते हैं तो 1890 इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करते हैं तो इंडियन 1892 के अंदर देखने को आपको मिला था 1892 में। और इसमें हमने पहली बार बजट डिस्कशन के लिए बोला था, और इसमें पहली बार आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात यहाँ पे देखने को आपको मिली थी। और 1892 में ही आपके जो दादा भाई नौरोजी थे, वो पहली बार हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले हमारे पहले भारतीय बने थे। दादा भाई नौरोजी वही हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका पेपर है रस्त गुफ्तार, और इन्होंने बोला था डेट इज़ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा, मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इनको कहा जाता है, मैडम बीकाजी कामा को। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 1784 में आया था, 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट में बोला क्या गया था? इसमें 2 चीज़ों में पावर्स डिवाइड करी गई थी। किसमें? डेट इज़ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ जो है आपके कंट्रोल, और एक थे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी गई थी यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें होते थे आपके पॉलिटिकल मैटर्स होते थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालते थे वो आपके संभालते थे कमर्शियल अफेयर्स संभालते थे। इसमें ये डील करी गई थी। पॉलिटिकल का मतलब यहाँ पे सिविल और आपके मिलिट्री अफेयर्स के साथ भी संबंधित है। सिविल और मिलिट्री अफेयर्स यहाँ पे होते थे, और कमर्शियल अफेयर्स आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते थे। रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 1773 का आया था, जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। गवर्नर जनरल बंगाल का कौन सा? डेट इज़ द वॉरेन हास्टिंग। और वॉरेन हास्टिंग ने यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट ख़त्म करा था, पहली बार ड्यूल गवर्नमेंट ख़त्म किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनाया, कहाँ पे? कैलकाटा के अंदर, जो फेडरल कोर्ट था हमारा 1774 के अंदर। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिली थी। तो इसमें जो ऑप्शन टिक करेंगे वो क्या बनेगा? 1773, फिर उसके बाद 1784, फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे। चार्टर एक्ट आपके स्टार्ट हुए थे 1793 में, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था आपका 1892 में। तो इसका मतलब 4, 3, 1 और 2 बनेगा। 4, 3, 1 एंड 2 क्या यहाँ पे ऑप्शन है? दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4, 3, 1, 2 इज द करेक्ट वन। इनमें से आपको रूलर्स और उनकी कैपिटल्स को टिक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
चोल एम्पायर की बात करते हैं तो इनके थंजावुर कैपिटल है, ये बिल्कुल सही है जी आपका। चोल वंश वो वंश है जिनके पास एफिशिएंट नेवी थी, बहुत बड़ी एफिशिएंट नेवी थी। और चोल वंश वो ही वंश है जिनके टाइम पे नटराज फेमस फेस्टिवल, जो आर्ट फॉर्म में जो नटराज फेमस फेस्टिवल जो है चोल वंश के साथ ही संबंधित है। तंजावुर कैपिटल है, और तंजावुर के अंदर ही जो यहाँ पे आपका बृहदेश्वर टेम्पल भी बनाया गया है, जिसे आप राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, राजा चोलावन ने बनवाया था। ये आपका सही है। चालुक्य की कैपिटल अहियोल थी, ये भी आपको पता है, ये भी आपकी जो है आंसर सही है, मतलब ये तो करेक्ट मैच कर रहे हैं। अहियोल से मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, अहियोल इंस्क्रिप्शन। अहियोल इंस्क्रिप्शन क्या थी? अहियोल इंस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल अभिलेख किसका लेख था? ये डेट इज़ रवि कृति। ये रवि कृति ने लिखा गया था, इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था, इसमें लिखा था कि जब हर्षवर्धन जो है साउथ इंडिया जाने लगा था अटैक करने के लिए, तो चालुक्य वंश के राजा थे एक, कौन? डेट इज़ पुलाकेशिन II। पुलाकेशिन II जीत गया था। पुलाकेशिन II ने किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था, और हर्षवर्धन हार गया था यहाँ पे। अब एक चीज़ आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो ये लड़ाई है वो अहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है रवि कृति की। और पुलाकेशिन II जो है ये वही पर्सन है जिनको हराया था, किसने? नरसिम्हा वर्मन ने। नरसिम्हा वर्मन वन जो है पल्लव वंश का राजा है। पल्लव वंश के राजा ने पुलाकेशिन II को हराया, और इसने अपना टाइटल लिया वातापी कोंडा का टाइटल लिया, क्योंकि वातापी जो है, वातापी बादामी, ये किसकी कैपिटल थी? वातापी बादामी जो किसकी कैपिटल थी? ये चालुक्य वंश की कैपिटल थी। तो अहियोल भी हम इसको कह देते हैं, क्योंकि अहियोल इंस्क्रिप्शन भी कहाँ पे है? वातापी बादामी में देखने को मिलती है। पांड्यास की बात करें, हलेबीद, ठीक है। हलेबीद एक टाउन है हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो है आपका कर्नाटक के अंदर। और हलेबीद जो है एक कैपिटल थी आपकी, किसकी कैपिटल थी? ये होयसाला वंश की कैपिटल थी। ये इसके साथ कोई भी संबंधित नहीं है, क्योंकि पांड्या पहले तो ये संबंधित नहीं है। पांड्यास की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो मेन वॉज मदुरई वही जगह है जिसे हम सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पे गांधी जी हाफ नेकेड हुए थे। हाफ नेकेड का मतलब गांधी जी ने उसके बाद शर्ट नहीं पहनी थी। मदुरई कैपिटल आ सकती है, कोरकाय कैपिटल आ सकती है, और तेनकासी कैपिटल आ सकती है। तेनकासी भी कैपिटल आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सतवाहन की बात करें तो अमरावती, ये बिल्कुल सही है जी। सतवाहन वंश जिन्हें हम आंध्रास के नाम से भी जानते हैं, जब हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो है मौर्यस का एम्पायर चल रहा था, तो साउथ इंडिया में सतवाहन वंश था। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अमरावती कैपिटल भी आ सकती है, आपको पैथान कैपिटल भी आ सकती है, तो दोनों आपकी इसमें सही बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा, यही आपकी कैपिटल नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूछा था, इनकरेक्टली मैच पूछा था, बाकी तीनों कैपिटल आपकी सही है। आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन का कॉन्सेप्ट जो आता है वो ट्रोपोस्फियर से होके आता है। क्यों आता है ट्रोपोस्फियर से? क्योंकि ट्रोपोस्फियर में होती है आपकी बैड ओजोन कहते हैं इसको, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है कि जो भी धरती से धुआं वगैरह आता है, सल्फर प्रोडक्ट्स, नाइट्रस प्रोडक्ट, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे जम जाते हैं आपके ट्रोपोस्फियर में। और ट्रोपोस्फियर वही इलाका है जहाँ पे आपका क्लाइमेट फिनोमिनास, रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेशन, सब चीज़ नेचुरल चीज़ें जो है आपको ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है, जब बैड ओजोन में जाता है तो आपकी बारिश होने लग जाती है नीचे, और बारिश जो होगी वो एसिड रेन कहलाएगी। और इस एसिड रेन के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये गलत है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये सही है। वैसे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, तो हम टिक कर सकते हैं इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये 2 और 4 बनेगा। 2 और 4 कहाँ पे है? सो हियर इज द 2 और 4, यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 2 4 कर सकते हैं इस तरीके से। आंसर इसमें हम बी टिक करेंगे, राइट वन। अब कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी आ सकता है पेपर में, और आपको पेपर में एक ऑप्शन और भी आ सकती है, क्या? डेट इज़ H2SO4 प्लस HNO3 भी आ सकता है। ये भी आपका आंसर टिक हो जाएगा, ये भी एसिड रेन का फिनोमिना है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है जो आपके इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, इन्वायरमेंट को गर्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, और आपका मीथेन है, CH4 है, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है,
सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। तो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी 200 टाइम कैपेसिटी है ब्लड के साथ कंबाइन करने की। ब्लड के साथ कंबाइन करने की 200 टाइम कैपेसिटी देखने को मिलती है। और सल्फर की बात करते हैं, अगर सल्फर हवा में चल रहा है, एयर में है, तो डैट मीन्स वहाँ पे एयर पोल्यूशन है, सल्फर पोल्यूशन है। अगर सल्फर पोल्यूशन चल रहा है, एयर में पोल्यूशन है, तो वहाँ पे आपको लाइकन जो है एब्सेंट नज़र आएंगे। लाइकन जो होंगे वो एब्सेंट नज़र आते हैं, ठीक है। अगर लाइकन हवा में एब्सेंट है तो वहाँ पर मतलब सल्फर पोल्यूशन है। सो 2 and 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी इज़ द राइट वन, बी। अगला देखते हैं, Who is credited with being the music composer of the national anthem and also the Indian National Army marching song that is कदम कदम बढ़ाए जा। इंडियन नेशनल आर्मी का भी ये सॉन्ग था, कदम कदम बढ़ाए जा। हमारा नेशनल एंथम, ये सब का म्यूज़िक किसने दिया था? ये दिया था राम सिंह ठाकुर ने। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कदम कदम बढ़ाए जा, ये रिटर्न किसके द्वारा था? डैट इज़ पंडित वंशीधर शुक्ला। कदम कदम बढ़ाए जा किसने लिखा था? पंडित वंशीधर शुक्ला ने लिखा था, ठीक है। कंपोज किसने किया था? राम सिंह ठाकुर जी ने किया था। और इसको बैन कर दिया गया था World War II के अंदर, ये याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करता हूँ तो पहली बार तो कैप्टन मोहन सिंह जी इन्होंने संभाला था, इन्होंने फाउंडर हैं ये, ठीक है। और उसके बाद जो है रास बिहारी बोस जो हैं इनके प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद 1943 में दोनों ने कारोबार संभाल दिया था सुभाष चंद्र बोस जी को। और ये आए थे सिंगापुर में सारा कारोबार इनको संभाल दिया गया था। और उसके बाद सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको संभाल दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर जो है 4 फोर्सेस बनाई थी। वो कौन कौन सी थी? डैट वाज सुभाष, आज़ाद, सुभाष, गांधी, नेहरू और जो है झांसी, ठीक है। झांसी वाली जो थी वो आपकी जो फोर्स थी वो लक्ष्मी संभालती थी। और ये विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, लड़कियां संभालती थी यहाँ पे। सो देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर याद रखना। इंडियन नेशनल आर्मी ने पहला आपका स्टेट कौन सा आज़ाद करवाया था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान पहला, निकोबार बाद में। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज नाम रखा गया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कॉलीफॉर्म्स आर यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ सीवेज पोल्यूशन बिकॉज, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीवेज पोल्यूशन चल रहा है, सीवेज पोल्यूशन का एक इंडिकेटर है कॉलीफॉर्म, ऐसा क्यों? कॉलीफॉर्म जो होते हैं ये एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स में रहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल जो हम हैं, जो हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर देखने को आपको मिलता है। अब जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंटल सैंपल में जो वाटर क्वालिटी को एक्सेस करने में आपको हेल्प करते हैं, वाटर क्वालिटी को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, क्लियर। और मैंने आपको बोला कि ये वार्म जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में रहते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा? सो दे आर अबंडेंट इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दे आर पैथोजेंस, गलत, नॉन पैथोजेंस हैं ये, ठीक है। फर्मेंट लैक्टोज नहीं, लैक्टोज को फर्मेंट करने वाला जो होता है वो लैक्टेज एंजाइम होता है, याद रखिए। और लैक्टोज जो होती है वो आपकी मिल्क शुगर होती है, देखने को मिलती है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक कंडीशन के अंदर किसी भी चीज़ को आप बदलते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक कंडीशन फर्मेंटेशन, जिसमें मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल शराब बनाने के लिए फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन मेथड का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। इनमें से फॉलोइंग पैटर्न्स हिमालयन माउंटेन्स के लिए और उनकी रिवर्स के लिए, और क्या स्टेटमेंट करेक्ट है उसका राइट वन, सही चीज़ उसको टिक करनी है, क्या है? हिमालयन माउंटेन्स जो होती हैं वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन हैं, वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, ये बिल्कुल सही है जी। ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है आपकी, पहली बात तो। और इसमें क्या है, आपकी इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, आपस में टकराती हैं। और उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल हैं, वीक हैं, इसीलिए तो इनका हाइट वगैरह बढ़ती चली जा रही है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल
सही है हिमालयंस का। और हिमालयन माउंटेन्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है 8848.86 मीटर देखने को मिलती है। हिमालयंस का ओरिजिन कहाँ से देखने को मिला था? टैथे सी से देखने को आपको मिला था, टैथे सी से। और यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है हमारे वर्ल्ड में। और ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हमारे इंडिया में कौन सी हैं? डैट इज़ अरावलीज। अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। अरावलीज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डैट इज़ गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है डैट इज़ इन द राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा आ जाओ, हिमालयंस आर डाइसेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कितनी रिवर्स हैं जो हिमालयस को काट के आती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया की सारी रिवर्स जो हैं हिमालयंस को डाइसेक्ट करके आती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, बोथ आर राइट। डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। और ये रिवर्स जो होती हैं पेरिनियल रिवर हैं, ये याद रखना, पेरिनियल रिवर हैं, गंगा वगैरह सारी, ठीक है। पेरिनियल मतलब सारा साल बहने वाली रिवर है। और ये अपना पानी जो होता है, रिवर वाटर जो होता है, ये कहाँ से लेके आती हैं? जब आपका ये हिमालयंस को चीरती हैं और उनकी जो स्नो है, स्नो का जो है वो वाटर कन्वर्ट कर लेती हैं। सो आंसर इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। रेनफॉल भी होती है, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनमें से ऐसी कौन सी जो रिवर है वो ओरिजिनेट नहीं करती, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं करती, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट कावेरी की अगर हम बात करें, कावेरी जो है ये ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है, आपकी ब्रह्मगिरी रेंज। तो ये ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पे है? डैट इज़ इन द कर्नाटक। ब्रह्मगिरी रेंज इन द कर्नाटक से स्टार्ट होती है। पहले ऑप्शन यहाँ से चलते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ द, पहले तो हियर इज़ द वेस्टर्न घाट, ये पार्ट आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका पार्ट ईस्टर्न घाट है। अब यहाँ पे जो कावेरी है ये आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डैट इज़ द ब्रह्मगिरी रेंज। यहाँ से क्या है? ब्रह्मगिरी रेंज है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज है यहाँ पे, ठीक है। और एक कहाँ पे है? डैट इज़ इन द कर्नाटक। कर्नाटक में देखने को मिलती है। 800 किलोमीटर की इनकी लेंथ है, 800 किलोमीटर की इनकी लेंथ है। और ये एक आपकी पेरिनियल रिवर है, सारा साल बहती है, साउथ इंडिया के अंदर सारा साल बहने वाली रिवर है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आपके जो बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। यहाँ से जो ये रिवर है ये है कावेरी, ये आपकी वेस्टर्न घाट से ही स्टार्ट होती है। और ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन था गोदावरी, गोदावरी का ऑप्शन था। गोदावरी अगेन वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है, ये त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, यहाँ से त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से। और ये जो है आपका सबसे बड़ी, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया इसको कहते हैं, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ये। और त्र्यंबकेश्वर प्लेटू कहाँ पे है? नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। और जैसे ही स्टार्ट होते हैं महाराष्ट्र से, ये भी आके आपके यहाँ पे गिर जाते हैं। और एक ऑप्शन था आपका कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से। और कृष्णा रिवर आपके महाबलेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। अगेन ये आपकी यहाँ पे डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बना लेती है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपके साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की। क्लियर। और जो गोदावरी है वो 1465 किलोमीटर है और कृष्णा जो है 1401 किलोमीटर है। कावेरी जो है आपकी 800 किलोमीटर देखने को मिलती है। और चौथा ऑप्शन था आपका डैट इज़ महानदी। महानदी रिवर जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज़ इन द छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। और उड़ीसा के अंदर ये क्या बनाती है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाती है, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम यहाँ पे बनाया जाता है इन द उड़ीसा और ऑन द महानदी रिवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी रिवर है महानदी, जो आपकी ईस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है, वेस्टर्न घाट से नहीं स्टार्ट होती। तो यहाँ पे पहले तो टिक कर लेते हैं आंसर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? महानदी इज़ द करेक्ट आंसर, महानदी। और कुछ एडिशनल फैक्ट्स याद कर लेते हैं। यहाँ पे जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? 4 जगह के ऊपर, 4 स्टेट्स में। डैट इज़ द कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आपका डैट इज़ पुडुचेरी। इसमें आपका जो है ये रिवर वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी के ऊपर जो है एक पोलावरम प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है।
और कृष्णा रिवर की बात करें तो यहाँ पे आपका डेट इज़ नागार्जुना सागर डैम देखने को आपको मिलता है, नागार्जुना सागर डैम। गोदावरी रिवर के ऊपर आपका कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो आपका तेलंगाना के साथ संबंधित है। महानदी की बात करते हैं तो महानदी जो है अगेन आपका छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है। हीराकुद डैम हमने डिस्कस कर लिया था इनके ऊपर, तो हीराकुद डैम, ठीक है, याद रखना है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे जो है आपका ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के ऊपर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आके बारिश करते हैं। जब भी माउंटेन से टकरा के जो बारिश होती है उनको हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी उनको कहा जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। अब यहाँ पे है नर्मदा रिवर। नर्मदा जो है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में बहती है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है अमरकांतक प्लेटू से, और यहाँ पे क्या बनाती है, रिवर डिवाइड बनाती है बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया, और ये जो है ब्लॉक माउंटेन से और आपका रिफ्ट वैली से क्रॉस होके निकलती है। नर्मदा रिवर जो है आपकी जबलपुर के अंदर जो है मार्बल फॉल भी बनाती है, और ये गिरती कहाँ पे है, डेट इज़ इन द अरब सागर, अरेबियन सी, और इसके साउथ में ही बिल्कुल ताप्ती रिवर चलती है, इनको पैरेलल चलती है, जो आपका अमरकांतक प्लेटू के बिल्कुल पैरेलल चलती है। ये ताप्ती भी आपकी अरेबियन सागर में गिरती है, और यहाँ पे आपकी माही रिवर भी है और साबरमती भी है। ये 4 नदियाँ हैं जो यहाँ पे गिरती हैं और ये बनाती हैं आपका एस्चुरीज बनाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वेस्टर्न वाले पार्ट जो में ये एस्चुरी बनती हैं, और यहाँ पे जो है ईस्टर्न वाले पार्ट में आपकी डेल्टा बनते हैं सारे के सारे। क्लियर। गंगा की बात करते हैं तो गंगा जो है 2525 किलोमीटर की है ये, ठीक है, और गंगा स्टार्ट होती है आपकी कहाँ से, डेट इज़ द देवप्रयाग से, जहाँ पे आपके भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। गंगा स्टार्ट हुई, गंगा उत्तराखंड से स्टार्ट हुई, फिर गई यूपी, फिर गई बिहार, फिर झारखंड, देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ पे एज ए दिबांग रिवर। दिबांग रिवर क्रॉस करती है यहाँ से इंडिया में नामचा बारवा को क्रॉस करके मजूली आइलैंड बनता है आपका, लोहित रिवर, सुबांसरी रिवर, ठीक है, दिहांग, दिबांग, ये सारी मजूली आइलैंड बनाती हैं यहाँ पे असम के अंदर, और फिर ये क्रॉस करके जो है यहाँ पे गंगा रिवर के साथ जो है डेल्टा बना लेती है, डेट इज़ द सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये मैंग्रोव्स भी हैं यहाँ पे, और सुंदरी ट्रीज यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। यमुना की बात करते हैं तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। गंगा और यमुना जो है मिल जाते हैं आपके इलाहाबाद में मिल जाते हैं। और हेयर इज़ द इंडस रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरीज, इंडस सबसे बिल्कुल नॉर्थ में, देन झेलम, देन चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये आपके नॉर्थ टू ईस्ट हैं आपकी। सो ये 5 रिवर्स हैं, ये भी आपको याद कर लेनी है। तो हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सकता था, जितने फैक्ट्स बन सकते थे मैंने इसके अंदर ऑलरेडी सारे डिस्कस कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ए सील फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो वॉज डिपिक्टेड ए गॉड विच 3 हेड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल्स, मतलब उसके 3 सर हैं और एक हॉर्न है, 3 सर हैं और एक सींग है, और जो है आपके एनिमल्स के द्वारा सराउंडेड है, और ये कौन सा गॉड है। देखिए, जब इन्होंने बात कर दी मोहनजोदारो की तो वहाँ पे मेल गॉड एक ही था, डेट इज़ पशुपति महादेव। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, पशुपति महादेव, मेल गॉड। क्लियर। और इनको जो है आजकल हम बात करते हैं, जो हमारे शिव भगवान हैं, जो आपके लॉर्ड शिव हैं, ठीक है, लॉर्ड शिव हैं, पशुपति महादेव जी को उनके नाम से हम बताते हैं कि हाँ ये वही हैं, ठीक है, मतलब शिव भगवान लॉर्ड शिव बताते हैं। और इनके सराउंडिंग एनिमल जो थे वो पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से थे। 4 थे, डेट इज़ बफेलो, ठीक है, एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर, ये तो इनके सराउंडेड में हैं। और लॉर्ड शिवा के जो पैरों में फुट के पास जो हैं 2 हिरण भी देखने को आपको मिलते हैं, 2 डियर्स भी देखने को मिलते हैं। सो हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ पशुपति महादेव। क्लियर, लॉर्ड शिव। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, पशुपति महादेव के लिए लॉर्ड शिव इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और मोहनजोदारो में सबसे बड़ी मूर्त इनकी मिली है, मतलब सबसे बड़ी तो नहीं कहूँगा, इनकी जो है हमें पिक्चर सील्स काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। अच्छा, शिव भगवान के लिए हम बात करेंगे त्रिमूर्ति। शिव भगवान की त्रिमूर्ति कहाँ पे है, डेट इज़ इन द एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें शिव 3 चीज़ों से बताते हैं, शिव के 3 फेसेस हैं, और एक है बनाने वाला क्रिएटर, एक है बचाने वाला प्रिजर्वर, और एक है डिस्ट्रॉयर खत्म करने वाला, ठीक है। और ये कहाँ पे एलिफेंटा केव्स, डेट इज इन द महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और मैंने आपको बताया था नटराज, अभी बताया था नटराज फेमस जो मूर्त है ये चोल वंश के टाइम पे आपको देखने को मिली थी। और एक चीज़ और बता दूं कि शिव भगवान को जो साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, इनके बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं लॉर्ड शिव के। और आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अगर मेल गॉड की बात करें तो पशुपति महादेव, और फीमेल गॉड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी वहाँ पे कौन थी, मदर गॉडेस,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मा ऐसा कुछ भी नहीं था। इंद्र भगवान जो है ऋग्वेद के अंदर जो है बड़े प्रोमिनेंट गॉड थे ऋग्वेद के अंदर, और इंद्र को हम कहते थे पुरंदर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स को डिस्ट्रॉयड करने वाला। इंद्र को पुरंदर, और थंडरस्टॉर्म, गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड थंडरस्टॉर्म, और जो है रेन लॉर्ड भी इसको कहते थे। इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा हाइम्स मिले हैं, सुक्तियाँ मिली हैं ऋग्वेद के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, पशुपति महादेव इज द राइट वन। अगला देखते हैं, हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट के लीडर कौन थे? गदर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1913 के अंदर, और सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और सैन फ्रांसिस्को यूएस के अंदर। और किसने स्टार्ट करवाई थी? दैट इज़ द लाला हरदयाल। आंसर इसमें पहले तो टिक क्या करेंगे? ए ऑप्शन टिक करेंगे, करेक्ट आंसर टिक करेंगे। अब एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, गदर मूवमेंट का जो दूसरा नाम था दैट इज़ पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ठीक है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से इनको हम जानते थे। किनको? डैट इज़ द गदर मूवमेंट को। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, लाला हरदयाल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सोहन सिंह बाखना जो हैं इनके प्रेसिडेंट थे। सोहन सिंह बाखना इनके प्रेसिडेंट थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और हेडक्वार्टर जो है इनके शिफ्ट कर दिए गए थे बाद में युगांतर आश्रम में। सेटअप मतलब वहाँ पे गए, नॉट शिफ्ट, युगांतर आश्रम इन द सैन फ्रांसिस्को। क्लियर? युगांतर आश्रम मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया, और युगांतर आपको पेपर था अनुशीलन समिति का, ये याद रखना है आपको। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। भगत सिंह जी की बात करते हैं तो भगत सिंह जी ने जो है हिंदुस्तान जो है भारत नौजवान सभा इन्होंने स्टार्ट करी थी। भारत नौजवान सभा 1926 के अंदर, और जो है लाहौर के अंदर स्टार्ट करी थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जेल में, वाई आई एम एथीस्ट, ये याद रखना है, ये पुस्तक थी इनकी। और भगत सिंह जी ने जो है आपका डेट इज़ भगत सिंह जी ने जो है 8 अप्रैल जो है आपका 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था? असेंबली में बम फेंका था। और जो है भगत सिंह के साथ कौन गए थे? बटुकेश्वर दत्त गए थे। और इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, स्कॉट को मारने गए थे जो है लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लेने के लिए। और इन्होंने लाहौर के अंदर जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जेल में थे, और प्लस इन्होंने वहाँ पे भूख हड़ताल करी, हंगर स्ट्राइक करी, क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ जो भी इक्वालिटी दी जाए, जो अंग्रेज़ों को मिलता है वही चीज़ें हमें भी मिलें। तो ये इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी यहाँ पे, ठीक है, हंगर स्ट्राइक करी थी। और उसके बाद जो है हंगर स्ट्राइक करी थी, और प्लस जो है आपका हंगर स्ट्राइक करी थी, और इसमें 63 डेज़ के बाद जो है एक पर्सन की डेथ हो गई थी, यानी कि 64th डे के ऊपर डेथ हो गई थी, एंड डेट वाज जतिन दास जी की डेथ हो गई थी। मैडम बीकाजी कामा की हम बात करते हैं। मैडम बीकाजी कामा जो हैं इनको मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इनको कहा जाता है, मैडम मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी। और वन मोर पार्ट इज़ देयर, मैडम बीकाजी कामा मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी, और ये प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। किनकी प्राइवेट सेक्रेटरी किसकी हैं? डेट इज़ दादाभाई नौरोजी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। और मैडम बीकाजी कामा ने 1907 स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर जो है अपना तिरंगा भी लहराया था। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टटगर्ट जर्मनी के अंदर सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस वहाँ पे चल रही थी। श्यामाजी कृष्णा वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टार्ट करी थी, इंडियन हाउस स्टार्ट किया था, इंडियन सोशलोलॉजिस्ट जो है इन्होंने स्टार्ट किया था लंदन में, और ये इनका जो है पेपर भी है इंडियन सोशलोलॉजिस्ट। ध्यान रखिए, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1927 के अंदर महाड़ सत्याग्रह जो है महाराष्ट्र में किसने स्टार्ट किया था? महाड़ सत्याग्रह इसीलिए था कि लोग जो महाड़ कम्युनिटी को पब्लिक टैंक में, जो आपका पब्लिक टैंक था जहाँ पे पानी पीते थे, वहाँ पे पानी पीने नहीं देते थे पब्लिक टैंक के अंदर। क्लियर? और जो है अनटचेबल्स को, और इसी कारण जो है ये भीमराव अंबेडकर जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी। और ये मूवमेंट कब स्टार्ट करी गई थी? 20 मार्च 1927 को स्टार्ट करी गई थी। और 20 मार्च को ही हम हमारे इंडिया में हम मनाते हैं सोशल एम्पावरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसको सोशल एम्पावरमेंट डे भी इसको कहा जाता है इंडिया के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्टार्ट करी थी, ये महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर करी थी। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने ये ध्यान रखना, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। और 1932 में, और इन्होंने एक पेपर भी लिखा था जेल से, डैट इज हरिजन पेपर भी इन्होंने लिखा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की, उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा स्टार्ट करी थी जो है अनटचेबल्स के लिए। क्लियर? याद रखिए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन है। गांधी अंबेडकर पैक्ट 2 साइन हुआ था 1932, पूना पैक्ट जिसे हम कहते हैं। पूना पैक्ट के अंदर जो है आपका रिजर्वेशन की बात करी गई थी, और इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली साइनिंग अथॉरिटी कौन थी? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में साइन हुआ था, ये याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और इन्होंने जो है आपके स्टेट यूनिफिकेशन करवाई थी, याद रखना। सरदार वर्ड का जो टाइटल है इनको दिया था बारदोली सत्याग्रह में मिला था। बारदोली सत्याग्रह दैट इज इन द 1928 के अंदर, और जहां पे इन्होंने क्रॉप टैक्सेशन के लिए जो है सत्याग्रह किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। वल्लभ भाई पटेल जी 1931 कराची सेशन के अंदर प्रेसिडेंट थे, जहां पे फंडामेंटल राइट को पहली बार ड्राफ्ट किया गया था, और उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। ज्योतिबा फूले जी की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले वही हैं जिन्होंने, ये एंटी कास्ट रिफॉर्मर हैं आपके, इन्होंने सत्यशोधक समाज जो है स्टार्ट किया था। सत्यशोधक समाज क्लियर याद करना है, सत्यशोधक समाज इन्होंने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र के अंदर, क्लियर याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और जो है सत्यशोधक समाज, क्लियर। तो इन्होंने एक पेपर भी लिखा था, एक बुक भी लिखी थी जो है डेट इज़ कॉल्ड आपका डेट इज़ गुलामगिरी, इन्होंने जो है सब लिखा था, गुलामगिरी भी लिखी थी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द स्लैश एंड बर्न मेथड? व्हाट इज़ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड इन झारखंड? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड किसे कहा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे पूरी भूमि है, पूरी ज़मीन है, ठीक है, तो इसको हम भूमि को बांट लेते थे हिस्सों में, डेट इज़ 1 2 3 ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है कि हमने इसको क्या किया, यहाँ पे पहले फसल उगाई, इसको फिर जला दिया, ठीक है, फिर जला दिया इसको, हमने पैच को जला दिया, फिर हमने क्या किया, सेकंड इसको बनाया, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या करते हैं हम, पैचेस के अंदर जो है आपका ये मेथड स्टार्ट करते हैं। इसको हम स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं, इसको हम झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम कल्टीवेशन, और इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इससे क्या होगा कि जब हम इस एक चीज़ को चलाएंगे, एक चीज़ को जलाएंगे, एक चीज़ को पैच को करेंगे, तो इससे फर्टिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म में ये हमारी फसल के लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात यह है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी करेगा, ऑब्वियसली बात है, जलाएंगे किसी चीज़ को तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा। सो बात करते हैं झारखंड में स्लैश एंड बर्न मेथड को किस नाम से जाना जाता है? तो दैट इज कॉल्ड कुरुवास। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, कुरुवास कहा जाता है। आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लैश एंड बर्न मेथड दैट इज कॉल्ड कुरुवास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगला देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। झूमिंग को खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर। दैट इज बेवार और दहिया जो है मध्य प्रदेश में बोला जाता है आपका। पोदू और पेंदा जो है आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। पामा धाबी और कोमान और ब्रिंगा उड़ीसा के अंदर बोला जाता है। कुमारी जो है वेस्टर्न घाट में बोलते हैं। वाल्र और वॉल्टेयर जो है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बोलते हैं। कुरुवास जो पेपर में क्वेश्चन था अभी झारखंड में बोलते हैं, ये क्वेश्चन था आपका। और खिल हिमालयन रीजन के अंदर बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं आपके झूमिंग कल्टीवेशन के, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे किसी भी तरीके से, समझ आया। तो कुरुवास जो है झारखंड में बोला जाता है। अगला देखते हैं, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन। बख्तियार खिलजी कौन है? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है और ये हमारे इंडिया में आया था। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था और जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ये दोनों सेंटर थे बुद्धिस्ट को टीच करने के, ये आपके बड़े मेन सेंटर थे। तो इन्होंने ख़त्म किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को बिहार में किसने बनवाया था? कुमार गुप्ता ने बनवाया था, गुप्ता वंश के राजा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों बुद्धिस्ट के सेंटर हैं ये। बख्तियार खिलजी ने ख़त्म करवाया था और मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और इसको लिखा किसमें है? दैट इज़ तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी के अंदर जो है ये इसमें लिखा गया है, तबाकत ए नासिरी के अंदर लिखा गया है। और ये जो है अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं। और इसकी जो हिस्ट्री है इसको इलेबोरेट किसने किया था? मिन्हास ए सिराज।
मिन्हास ए सिराज ने जो है इसको इलेबोरेट किया हुआ है, तो ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव है, किसका स्लेव है? मोहम्मद गोरी का। ये मोहम्मद गोरी वही है जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, 2 लड़ाइयाँ, तराइन का युद्ध और दैट इज इन द 1191 1192। जो पहली लड़ाई में तो ये हार गया था, कौन? मोहम्मद गोरी। दूसरी लड़ाई में जीत गया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद धन लूटा और अपने गुलामों को यहाँ पे छोड़ गया। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कैपिटल बनाई थी लाहौर में, लाहौर में ही मर गया था। कहाँ से? ये जो है आपका पोलो खेलते खेलते, चौगान खेलते खेलते मर गया था वहाँ पे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करवाई थी ख्वाजा बख्तियार काकी जी के नाम से, और इन्होंने पहले 2.5 दिन का झोपड़ा जो है पहली बिल्डिंग बनाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर। अगला देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी डज द पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट? पहली बात है पंचायती राज सिस्टम कहाँ पे नहीं है। पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद और जो आपके पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। पंचायती राज जो है 4 जगह के ऊपर नहीं है। नागालैंड में नहीं है, ठीक है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, और एक आपकी यूनियन टेरिटरी दैट इज इन द दिल्ली में भी नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। पंचायती राज के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक आते हैं। और अगर हम आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करी जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और पंचायती राज सिस्टम जो पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट 9 में आता है, और शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूँ, अनुसूची की बात करता हूँ तो 11th अनुसूची में आता है, 11वें अनुसूची में आता है। और इसके लिए अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 देखने को मिला था, जो इंप्लीमेंट हुआ था 93 में। और इसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, और पहली पंचायत थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में 1958 में, और उसके बाद जो है 58 में ही जो है आंध्र प्रदेश ने फुली फ्लैश स्टेट में कर दी गई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन 1957 में आई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका पंचायत 3 हिस्सों में डिवाइड करी गई थी, दैट इज विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। जिला परिषद इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, जिसको हैंडल कौन करता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैंडल करते थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। दिल्ली इज द राइट वन, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वायरस के साथ नहीं होती? नॉट कॉज्ड बाय वायरस। टीबी की बात करते हैं तो टीबी जो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण देखने को मिलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ये आपका क्या है? बैक्टीरिया है, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। नॉट कॉज्ड बाय। और दूसरी बात करते हैं चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स जो है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण देखने को मिलता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण, ठीक है, तो ये तो है। और डेंगू अगेन वायरस है, ठीक है, इसको फैलाने वाला मच्छर है, दैट इज एडिस एजिप्टे, क्लियर, याद रखना है। और डेंगू जब होता है किसी पर्सन को तो उसके प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो वायरस होता है, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो वायरस, ठीक है, तो ये भी वायरस के कारण होता है। तो कौन सी बीमारी नहीं होती? तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। और बाकी तीनों बीमारियां होती हैं इससे। और डेंगू और टीबी की अगर हम बात करते हैं तो टीबी के लिए एक वैक्सीन है, दैट इज बीसीजी वैक्सीन, जो बच्चे को जन्म देते ही 48 आवर्स के अंदर देनी जरूरी होती है। और इसका जो वैक्सीन का नाम है दैट इज बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसको कहते हैं। और कालमेट और ग्यूरिन ने जो है इसको ढूंढा था। चिकन पॉक्स, वेरिसेला, डेंगू मैंने आपको बता दिया, पोलियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी जैसे बोवाइन एनिमल्स हैं, दूध देने वाले एनिमल्स हैं, उनको टीबी हो तो आपको भी टीबी हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कि दूध को उबाल करके पीना चाहिए। और ऐसा मेथड लुइस पास्चर ने ढूंढा था, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है, पास्चराइजेशन, जिसमें हम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड, इसमें इतने टेम्परेचर के ऊपर इतने टाइम के लिए जो है हम जो है इसको मिल्क को गर्म करते हैं, और सारा का सारा जो है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का कॉन्सेप्ट कर लिया जाता है, और दूध को हम बैक्टीरिया से बचाते हैं, और टीबी बैक्टीरिया से मेनली। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा।
अगला देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फॉर मेजरिंग BOD शुड बी मेंटेन्ड एट, मतलब BOD को मेंटेन करने के लिए, पढ़ने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए मेनली। तो पहले तो BOD होता क्या है, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर मैं बात करूं कि आप सांस ले रहे हो, आपको सांसों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो दैट इज़ योर ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर। अब अगर बात करें कि पानी के अंदर क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी। ऑब्वियसली बात है, पानी के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी आपकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए, और उनकी जो डिमांड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, किसी भी चीज़ को, अब हमारे बॉडी में वैसे ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए चाहिए होती है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए। हमारी बॉडी में बर्न क्या होता है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी आपको किसको चाहिए होगी, प्लांट्स, एनिमल्स को, जिसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है आई मीन टू से बर्न किया जाएगा एरोबिक ऑर्गेनिज्म के सिचुएशन में, और उसको बर्न कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक जो चीज़ों को तोड़ने के लिए हेल्प करता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द प्लांट्स एंड बाय द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। क्लियर, जो पानी के अंदर रह रहे हैं। और इसको मेजर करने के लिए हमारा जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पानी में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो BOD बढ़ेगा या कम होगा। अब एक चीज़ बताओ, जब पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो डिमांड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो डैट मीन्स BOD डिमांड इंक्रीजेज। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वही बात करना चाहूँगा, अभी हमारे देश में कितनी बुरी हालत चल रही है वायरस की, ठीक है, कोरोना वायरस की। तो इसमें अब आप बताओ, हमारी ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? तो ऑब्वियसली बात है, हमारे लिए ऑक्सीजन डिमांड जो है आपकी बढ़ रही है। ठीक है, सो वही चीज़ है यहाँ पे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जो है हम मेज़र कर लेते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन, कुफर सेल जो होते हैं ये कोशिकाएं कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सो डेट इज प्रेजेंट इन द लीवर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे रीजनरेशन पावर, दोबारा से बनने की शक्ति इसके अंदर होती है। यूरिया यहाँ पे बनता है, डेट इज बाय द ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल से। ठीक है, और लीवर जो है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है। ग्लाइकोजन जो होती है आपकी रिजर्व एनर्जी होती है। दो प्रोटीन बनते हैं यहाँ पे, डेट इज द हेपरिन एंड फाइब्रिनोजन। हेपरिन और फाइब्रिनोजन बनते हैं। फाइब्रिनोजन जो होते हैं ये आपका कंपल्सरी प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कि हाँ इसके थ्रू हम ब्लड क्लॉट करवा लेते हैं। और लेकिन आउटसाइड द बॉडी, अगर बाहर बॉडी के बाहर आउटसाइड ब्लड निकल रहा है तो फाइब्रिनोजन इज द कंपल्सरी प्रोटीन। हेपरिन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी, अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए, वो हेपरिन नहीं होने देता। आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। और बात करते हैं कुफर सेल। कुफर सेल्स का काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन को किल कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, खास करके लीवर के अंदर। आंसर इज बी ऑप्शन। पैंक्रियास की बात करते हैं तो ये आपकी मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, और इसमें आपका इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन और आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है यहाँ पे निकलते हैं। सो दीज आर द हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। इंसुलिन हार्मोन जो है बीटा सेल से निकलता है, और ग्लूकागॉन हार्मोन अल्फा सेल से, सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर लेता है, और ग्लूकागॉन जो है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट कर लेता है, और सोमैटोस्टैटिन इनकी एक्टिविटीज़ को चेक करता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है नेक के अंदर देखने को मिलती है, और थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो आपकी थायराइड ग्लैंड क्या कर जाएगी? इन्फ्लेम कर जाएगी, मतलब सूज जाएगी, और इससे क्या होगा? ग्वाइटर रोग हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका निकलना किस चीज़ के ऊपर होता है? आयोडीन। अगर आप आयोडीन की कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड फूल जाएगी और थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जहाँ पे आपकी फाइनल डाइजेशन होती है, अंतिम पाचन होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है खाने की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। फाइनल डाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पैंक्रेटिक जूस आते हैं, और जिसमें आपके पैंक्रेटिक जूस जो आ जाता है यहाँ पे, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसीलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर जो होते हैं विल्लाई लगे होते हैं, बड़े बड़े फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विल्लाई, जो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लीवर इज द राइट वन। अगला देखते हैं।
इनमें से कौन सा जो ऑर्गन है वेस्टिजियल नहीं है बॉडी के अंदर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिजियल? वेस्टिजियल का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो हैं बट नो फंक्शन, नो फंक्शन, प्रेजेंट हैं लेकिन फंक्शन कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं टेल वर्टिब्रे, ये आपका जो है बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेल्स नहीं है, नेल्स का तो फंक्शन है प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारी बॉडी को। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आइज के अंदर होती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? पहले तो बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। टेल वर्टिब्रे की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है C7 T12 L5 S5 C4, क्लियर। 33 होते हैं और ये टोटल करोगे तो 33 हो जाएंगे, और इसको अगर हम कहें तो ये फ्यूज होके 1 रह जाते हैं, यानी कि 26 रह जाते हैं। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉडल, क्लियर, ये याद रखना, ये टेल वर्टिब्रे हैं। और नेल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? कैराटिन प्रोटीन। और कैराटिन प्रोटीन जो है आपका हेयर्स में भी देखने को मिलता है, हेयर्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आइज के अंदर। अपेंडिक्स जो है किसके साथ जुड़ा होता है? सिक्कम के साथ जुड़ा होता है। कई बार अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस जो होता है, अपेंडिसाइटिस जब होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं और अपेंडिक्स निकाल देते हैं। हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। और दूसरी बात, अपेंडिक्स जो है ये एक जो है हमें डेट इज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करवाता था आदि मानव के अंदर। और अब तो हम बॉडी हमारी जो है हम इवॉल्व कर चुके हैं, तो ये अपेंडिक्स ने काम करना बंद कर दिया है। तो अब अपेंडिक्स का काम करता कौन है? तो हमारी बॉडी में पूरे सारे ऑर्गन्स का काम करी जा रहे हैं, लेकिन अपेंडिक्स अभी भी बहुत सारे एनिमल्स में एक्टिव है जो आपके घास वगैरह खाते हैं, जैसे काओ, बफेलो वगैरह, इनमें अभी भी अपेंडिक्स जो है एक्टिव है। तो याद रखना इस चीज़ का। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेल्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, ये आपकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, ये आपके पॉइंटेड कैनिन है, और थर्ड मोलर है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, पिरामिडस मसल है, कॉर्डल वर्टिब्रे हैं, और सेगमेंटल मसल हैं एब्डोमेन के अंदर, क्लियर। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ये हेयर्स इन द बॉडी, और उसके बाद मसल ऑन द मूविंग एयर। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन है। इनका कोई भी फंक्शन नहीं है बट प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आदि मानव के टाइम पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ का रोल रहा होगा, ठीक है, याद रखना। चलिए जी, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन द लैंड आफ्टर द मेजरमेंट एज रेवेन्यू? मतलब क्या है कि जो भी आप क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे 50% जो है हमें रेवेन्यू देना पड़ेगा, और 50% रेवेन्यू देना पड़ेगा और वो कैश में देना पड़ेगा। कैश में हम सैलरी देंगे और कैश में रेवेन्यू देंगे। तो सीधा आपको समझ आ गया होगा कौन? डेट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कॉन्सेप्ट जो है आपके इंट्रोड्यूस किए थे, डेट इज कॉल्ड पेमेश और जो है और बिस्वा। ये कॉन्सेप्ट जो है लैंड को मेजरमेंट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? अली गुरशप है, और इनको एक टाइटल है सिकंदर सानी, जिसका मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। सिकंदर सानी का टाइटल है। मंगोल ने सबसे ज़्यादा अटैक जो है इनके टाइम पे किया था और सबको भगाया था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो बलबन की थी, इन्होंने फॉलो करी थी, और जो है मार्केट रिफॉर्म के लिए 4 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने इशू करे थे। मुश्तक राज की पोस्ट तैयार करी थी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। कैश हम सैलरी हम कैश में देंगे और लेंगे भी। और इन्होंने चेहरा सिस्टम जो है यानी कि चेहरा और हुलिया, जिसमें रोल नंबर 1, 2, 3 लगता था, और दाग सिस्टम जिसमें हम ब्रांडिंग करते थे घोड़ों की, वो करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई जो है आपको पता होगा राणा रतन देव जी के साथ, जो रानी पद्मिनी के लिए हुई थी, और वो लिखी गई थी पद्मावत पुस्तक में, ठीक है। और पद्मावत पुस्तक शेरशाह सूरी के टाइम पे लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। आंसर इज सी ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था, डेट इज कॉल्ड मलिक कफूर जो है ये आपका जिसको 1000 दिनारी के नाम से जानते थे, साउथ इंडिया चला गया था और वहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था साउथ इंडिया को। और वहाँ पे एक राजा थे प्रताप रुद्रदेव, वारंगल के राजा, वहाँ से इन्होंने कोहिनूर हीरा लाके अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। इल्तुतमिश की बात करें, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली एज ए कैपिटल इन्होंने बनवाया था। स्लेव ऑफ द स्लेव ये हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है। और जो है इन्होंने जो है सुल्तानगढ़ी जो है बनाई थी इन्होंने, डेट इज़ इल्तुतमिश ने, ठीक है। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया इनको कहा जाता है। और इन्होंने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया था कि हम सैलरी कैश में नहीं लैंड में दिया करेंगे, जिसको कन्वर्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कैश में, क्लियर। सिल्वर का टंका और कॉपर का जितल सिक्के इन्होंने स्टार्ट करवाए थे। और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट इल्तुतमिश ने ही करवाया था। चालीसा, जिसे आप नोबल कहते हैं, नोबिलिटी कहते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें एक मेंबर था बलबन जब राजा बना तो नोबिलिटी को पहले ख़त्म किया, अपने आप को भगवान माना, नियाबत
खुदाई, नियाबत खुदाई इन्होंने वर्ड यूज़ किया। ज़िले इलाही का नाम अपने इन्होंने दिया। सिजदा सिस्टम, पैरों में आके सिजदा करना मतलब सिजदा करना मतलब सलाम करके आना। पैबोज सिस्टम, पैबोज मतलब आके पहले राजा के पैरों को चूमना, फिर बात करेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बलबन ने करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं आपके ये वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि अच्छा काम सोचते थे, उल्टा हो जाता था। जैसे कि इन्होंने डबल टैक्सेशन लगाई थी दोआब रीजन के अंदर, उसी साल सूखे पड़े थे, ठीक है। दूसरा, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद, और जिसे हम देवगिरी कहते थे, तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी। टोकन करेंसी घरों में लोग बनाने लग गए थे। और कुमाऊं हिल्स का अटैक, जो अटैक करने के बारिश होगी, सारे लोग नीचे गिरते आए। खुरासन एक्सपीडिशन, इराक के ऊपर अटैक करने की इन्होंने सोची, तो लेकिन अटैक बाद में किया नहीं, लोगों को तैयार कर लिया, अटैक किया नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने वाइजेस्ट फूल की करी हैं। अलाउद्दीन खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगला देखते हैं शेख बहाउद्दीन ज़करिया, जो है आपका कौन से सेक्ट के साथ बिलोंग करता है, कौन से संप्रदाय के साथ बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं सुहावर्दी सिलसिला के साथ। सुहावर्दी सिलसिला के साथ, जो आपका मेनली पंजाब और सिंध वाले इलाके में जो है बड़ा फेमस हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चिश्ती सिलसिला की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो इन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिरदौसी सिलसिला जो है बिहार के अंदर था, और शेख शफरुद्दीन यहिया ने जो है इनको स्टार्ट किया था। और ये डिसाइपल किसके थे? निज़ामुद्दीन फिरदौसी के जो हैं आपके डिसाइपल थे। एक थे जो है औरंगज़ेब का भाई, डेट इज़ दारा शिको, और दारा शिको जो सबसे बड़ा भाई था, जहाँ आप कह सकते हो शाहजहाँ का सबसे बेटा दारा शिको, और वो कादरी सेक्ट से बिलोंग करता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। डेट इज़ कॉल्ड सुहावर्दी सिलसिला से शेख बहाउद्दीन ज़करिया जो है बिलोंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना है। अगला देखते हैं, ब्लैक फुट डिजीज़ जो है ये किसके कारण देखने को आपको मिलते हैं, किसकी टॉक्सिसिटी के कारण देखने को मिलती है? ब्लैक फुट में होता क्या है कि जितने भी आपके वैस्कुलर डिजीज़ है, ये वैस्कुलर डिजीज़ है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खास करके लोअर लिम्स की, हाथ पैरों की, टांगों की, वो क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं, सीवियरली डैमेज हो जाती हैं, और आपका गैंग्रीन फॉर्मेशन कर देती है। गैंग्रीन यानी कि पैर गलने लग जाता है वो, ठीक है। और ये मेनली ऑब्जर्व देखने को मिली थी ताइवान वगैरह के अंदर देखने को हमें मिली थी। और बात ये है कि ये ब्लैक फुट डिजीज़ होती किसके कारण है? ये मेनली आर्सेनिक की कंजम्पशन के होती है। आर्सेनिक जो है वहाँ पे वाटर पोल्यूशन की तरह आता है, वाटर के अंदर आर्सेनिक होता है, जिसके कारण ब्लैक फुट डिजीज़ देखने को मिलती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। आर्सेनिक इज़ द करेक्ट आंसर। वाटर पोल्यूशन में आपका आर्सेनिक भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, और प्लस आपका यूरेनियम भी देखने को मिलता है। ये वाटर पोल्यूशन करते हैं ये तीनों चीज़ें। फ्लोराइड की बात करते हैं, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है, फ्लोरीन जो है इसकी स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो जाती है, यानी कि आपका अस्थिपिंजर भी खराब हो सकता है, और दूसरा डेंटल फ्लोरोसिस, दांत भी खराब हो सकते हैं। बोरोन और कैडमियम रॉड यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो आपके न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। लेड जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। लेड की ओर होती है गैलीना, और लेड टेट्रा इथाइल लेड जो आपका क्या है? एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, जो आपके गाड़ियों की खड़खड़ को बंद करता है, लेड है, एंटी टेट्राइथाइल लेड होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे साथ 1,38,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और फेसबुक के ऊपर भी। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे डिफेंस एग्जाम, SSC, रेलवे और UPSC स्टेट PCS का भी अलग से मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। 30 तारीख तक इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इस डिस्काउंट रेट में, जो आपका ये डिस्काउंट लगा के, कूपन कोड लगा के। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा एक थ्योरी कोर्स है, और इस थ्योरी कोर्स में बिल्कुल हमने टॉपिक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे हैं। और इन कोर्सेज को आप परचेज कहाँ से कर सकते हो? स्टडी IQ ऐप के ऊपर, ठीक है, या फिर आप परचेज कर सकते हो studiiq.com, यानी कि वेबसाइट्स के ऊपर भी परचेज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे। जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आएगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू एंड गुड लक, अच्छे से पढ़िए। रात को मिलते हैं 9 बजे। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।